जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। संगत जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज का जो सत्संग है वो एक ऐसी संगत का सत्संग है जिन्हें गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया है। और वाकई में संगत जी, अंकल बहुत ब्लेस्ड है, वरना जिस परेशानी से अंकल बाहर आए हैं उससे बाहर आना नामुमकिन है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अंकल के जीवन में इतना चमत्कार किया कि गुरुजी ने उन्हें नास्तिक से आस्तिक बना दिया। और यकीन मानिए संगत जी, इस सावन का और रक्षाबंधन का गुरुजी महाराज ने सबसे ब्लेस्ड सत्संग भेजा है। और आप जब इस सत्संग को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका सिर गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हो जाएगा, इस बात के लिए कि शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग से गुरुजी महाराज आप सभी संगत को हेल्थ का आशीर्वाद देंगे, जो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार गुरुजी ने अंकल की ख्वाहिशें पूरी की है, आज का ये सत्संग आपकी हर मनोकामना, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने आया है। बस संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरुजी की प्यारी और बहुत बहुत ब्लेस्ड संगत राकेश अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज का मैं बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना। वैसे संगत जी, गुरुजी ने जो इस सुंदर सी यात्रा ब्लेस की है, इसका बखान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं पहले भी था, आज भी हूँ और बाद में भी मैं ही रहूंगा। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि मेरी जर्नी कब से शुरू हुई है। लेकिन जहाँ तक संगत जी मुझे याद है, मैं 2012 में दुबई में था और उस वक्त संगत जी मेरी फिलोसफी ये थी कि यदि कभी मंदिर जाता तो हाथ जोड़ लेता। और एक बात जो मेरे संस्कारों में थी कि कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना है। लेकिन संगत जी, मैं कभी किसी गुरु को नहीं मानता था और ईश्वर में भी मेरा विश्वास बहुत कम था। खैर संगत जी, मैं 2012 में दुबई में था और मुझे याद है वो दिन संगत जी कि 9 फरवरी 2012 का दिन था और उस दिन गुरुवार था और उस दिन दुबई में वीकेंड था और मैं अपने किसी बहुत जरूरी काम से ऑफिस गया हुआ था। और जैसा कि बताया संगत जी कि छुट्टी होने के कारण ऑफिस में कोई नहीं था। मैं अकेला ही सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहा। शाम को संगत जी अपने घर पहुंचा। संगत जी, मेरा बेटा उस समय 1.5 साल का था और घर पहुंचकर थोड़ी देर में उसके साथ खेलता रहा। संगत जी, उस दिन मुझे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद संगत जी मैंने सिर दर्द की दवाई खाई और खाना खाने का मन नहीं था तो संगत जी लेटने चला गया। लेकिन मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और रात के 3 बजे तक संगत जी मैं आंखें खोलकर जगता रहा। और उस वक्त मैं अपनी वाइफ के साथ लेटे लेटे बातें कर रहा था और तभी संगत जी मैंने नोट करा कि मैं बोलते बोलते तोतलाने लगा हूँ। मुझे समझ में आ गया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वाइफ को कहा कि तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ। संगत जी, 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। और जैसा कि मैंने बताया कि वीकेंड था तो उस समय डॉक्टर भी वहाँ नहीं थे। वहाँ एक असिस्टेंट डॉक्टर ने मुझे देखा, मुझे एग्जामिन किया, दवाई दी और बिना कुछ कहे संगत जी वो वहाँ से जाने लगे। तब मेरी वाइफ ने बहुत इंसिस्ट करके पूछा कि आप प्लीज बताइए कि इन्हें हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल तो जो भी बात है वो कल जो न्यूरोलॉजिस्ट आएंगे वही बताएंगे, लेकिन मेरे अंदाजे से आपके हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक आया है। उसके बाद संगत जी वो चले गए और मैं बड़े आराम से सो गया। और पूरी रात मेरी वाइफ ने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में इंटरनेट पे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि इसके पहले हम दोनों को ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और शायद इसी वजह से मेरी आवाज में तोतलापन था और मेरी बॉडी के राइट साइड में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। खैर संगत जी, सुबह न्यूरोलॉजिस्ट आए और उन्होंने एग्जामिन करके क्लियर कर दिया कि मुझे ब्रेन स्ट्रोक ही आया था। और उसके बाद मेरे काफी सारे टेस्ट हुए और फिर डॉक्टर ने कहा कि आप रेगुलर दवाई लोगे और एक्सरसाइज करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताई। लेकिन मुझे 1-2 दिन के लिए एडमिट किया गया और अगले ही दिन संगत जी मुझे डॉक्टर और नर्सेस के सामने एक और ब्रेन स्ट्रोक आया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मेरी थोड़ी बहुत भी आवाज थी वो भी चली गई और मेरी पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो गया। और तुरंत संगत जी मुझे स्ट्रेचर पर डालकर आईसीयू में ले जाया जा रहा था। मैं सब देख रहा था, सब सुन रहा था, लेकिन संगत जी कुछ बोल नहीं पा रहा था। और जो डॉक्टर ये कह रहा था कि मैं दवाई और एक्सरसाइज से ठीक हो जाऊंगा, अब संगत जी वही डॉक्टर खुद चिंता
में मुझे नजर आ रहा था। और उस वक्त संगत जी मेरी पल्स रेट बहुत बहुत कम हो गई थी, जो कि 18 पर चली गई थी। और उसके बाद क्या हुआ वो तो मुझे बाद में ही पता चला। और इधर संगत जी बाहर मेरी वाइफ को डॉक्टर ने एक फॉर्म साइन करने के लिए कहा, जिसके लिए मेरी वाइफ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि संगत जी डॉक्टर का कहना था कि यदि आपके हस्बैंड की तबीयत और भी खराब होती है तो हो सकता है कि इनकी पल्स रेट और कम हो जाए और हमें इन्हें वेंटिलेटर पर ही डालना पड़े। संगत जी मेरी वाइफ बहुत घबरा गई और बहुत डर भी रही थी। और फिर उसने इंडिया में अपनी मम्मी को फोन किया और फोन करके सारी बातें बताई। तो ये सब सुनकर वो भी डर गए और बहुत दुखी हुए। संगत जी फोन रखने के 15 मिनट के बाद मेरी सास का फिर से फोन आया और उन्होंने मेरी वाइफ से कहा कि मैं तुझे मेरे गुरुजी का एक मंत्र जाप दे रही हूँ, तुझे कोई फॉर्म साइन करने की आवश्यकता नहीं है, बस पूरी रात बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप कर, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देना। और थोड़ी देर बाद उन्होंने मोबाइल पर गुरुजी का मंत्र जाप हमें सेंड कर दिया। और इधर संगत जी मेरी वाइफ ने पूरी रात गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया और अपने मन में शिव जी को धारण करके ये मंत्र जाप वो करती रही। और सुबह संगत जी 6:30 के करीब जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे आसपास डॉक्टर और नर्सेस थी और एक नर्स तभी भागते हुए एक मॉनिटर लेकर आई और उस पर मेरा पल्स रेट चेक किया गया, जिसे देखकर मैं खुद भी हैरान था, क्योंकि संगत जी अब मेरा पल्स रेट 62 हो चुका था। और ये सब देखकर डॉक्टर्स बड़े हैरान थे। और आज भी संगत जी जब मैं उस बात को याद करता हूँ तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। उसके बाद संगत जी 17 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा, बाकी प्रोसीजर चलते रहे, लेकिन मेरी आवाज वापस नहीं आई थी। और डॉक्टर ने मेरी वाइफ को एक कीबोर्ड दिया जिसकी मदद से वो कोई अल्फाबेट टाइप करती और मैं उस अल्फाबेट को पहचान कर उसे हाँ करता और धीरे धीरे करके उसके शब्द बनते और शब्द से एक सेंटेंस बनता। तो इसी तरह संगत जी मैं कम्युनिकेट कर पा रहा था। लेकिन आज संगत जी मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ कि वो भी सिर्फ इसलिए कि गुरुजी महाराज का आदेश है कि तू उठ और तू बता कि मैं तुम संगत को कितना ब्लेस करके भेजता हूँ। आज मैंने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया है, सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, आवाज दी है, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति दी है, हर कार्य की शक्ति दी है। तो ये तुम्हारे ऊपर मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी मुझे इस ब्लेसिंग का एहसास तब हुआ जब मेरी आवाज लौट कर आई, वरना संगत जी एक छोटे से सेंटेंस को बोलने में मुझे काफी समय लगता था और ये मेरे और मेरी वाइफ के लिए जीवन का सबसे मुश्किल दौर था। संगत जी मेरी वाइफ को भी अगर कुछ पूछना होता था तो उसे भी उसी कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। और आज मैं आप सबके साथ एक बात जरूर कहूंगा कि जब हमारा जन्म होता है और गुरुजी महाराज हमें इस धरती पर भेजते हैं तो संगत जी ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि वे हमें सब कुछ देकर भेजते हैं। लेकिन हमें इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती कि जो गुरुजी महाराज ने हमें चलायमान शरीर दिया है, जिसके सारे अंग बराबर काम कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और शायद संगत जी हम इसका शुक्राना भी नहीं करते। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग का एहसास हमें तब होता है जब हमारे साथ कोई अनहोनी घटित होती है। मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज आपने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया, ये सब कुछ आपकी ही ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं अपने गुरुजी महाराज को साक्षात महाशिव के रूप में ही देखता हूँ और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज पर पूर्ण विश्वास करें। आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। गुरुजी महाराज अपनी हर संगत के लिए बहुत कुछ करते हैं। खैर संगत जी 17 दिन तक मैं उस हॉस्पिटल में रहा, लेकिन संगत जी वहाँ के इलाज से हम ज्यादा प्रभावित नहीं थे, खुश भी नहीं थे, क्योंकि मेरी फास्ट रिकवरी नहीं हो रही थी। लेकिन वो शब्द है ना संगत जी, मेरा वेद गुरु गोविंदा। संगत जी हम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, लेकिन सबसे बड़े डॉक्टर तो गुरुजी महाराज हैं और उनकी प्लानिंग कुछ और ही चल रही थी और वो अपनी प्लानिंग से काम कर रहे थे। और फिर संगत जी 17 दिनों के बाद मुझे उसी कंडीशन में, मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड थी और मेरी आवाज बिल्कुल नहीं थी, मुझे उसी कंडीशन में दुबई से इंडिया भेजा गया। और संगत जी मैं मन ही मन ये सोचकर खुश था कि अब मैं इंडिया अपने घर जा रहा हूँ। और जब संगत जी फ्लाइट से उतरा तो सीधे मुझे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया और ये देखकर मैं बहुत नाखुश था। संगत जी मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया और मेरी नाक में नली डाल दी गई, जिसके माध्यम से खाना और दवाइयाँ दी जा रही थी। चूँकि संगत जी हॉस्पिटल में रहकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था और मैंने डॉक्टर्स और नर्सेस को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। सांस अंदर लेने की बजाय मैं बाहर फेंकने लगा और जिसकी वजह से मेडिसिन बाहर आ जाती थी। नर्सेस ने शिकायत की। तब डॉक्टर ने मेरी वाइफ से पूछा कि आखिर क्या बात है, ये क्या चाहते हैं। तब मेरी वाइफ ने बताया कि एक्चुअली इन्हें घर जाना है, इन्हें घर की याद आ रही है। और सिर्फ मेरे लिए संगत जी मेरे घर का एक पूरा फ्लोर स्टेरलाइज किया गया, सारे अरेंजमेंट्स वहाँ किए गए और 24/7 वहाँ एक नर्स को रखा गया। एक्चुअली संगत जी
मुझे अपने ससुराल में रखा गया था, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी होती तो मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आता। संगत जी, वहाँ पर सारे अरेंजमेंट तो हो गए, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। मैं सिर्फ सुन पा रहा था, मैं देख पा रहा था, लेकिन ना मेरी बॉडी हिल रही थी और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था। इतने में संगत जी, मैंने देखा कि एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई और उन्होंने मेरे तकिए के नीचे गुरुजी महाराज का स्वरूप रखा। उस वक्त तो मैं गुरुजी को नहीं जानता था और मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा, इस फोटो को हिलाना मत। संगत जी, उनका ये वाक्य सुनकर तो मुझे और गुस्सा आया कि भला एक पैरालाइज्ड आदमी अपने तकिए को और उसके नीचे रखे हुए फोटो को कैसे हिला सकता है, लेकिन कर भी क्या सकता था। गुस्सा अंदर के अंदर था। खैर संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ है वो गुरुजी का स्वरूप रखकर चली गई और ऐसे कुछ दिन बीते और जो अलग अलग दिन मुझे डॉक्टर्स देखने आ रहे थे। अब संगत जी, वो डॉक्टर्स मुझे कहने लगे कि आपके साथ जरूर कोई बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ कि ये सब मेडिकल फील्ड के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, भला इनके मुंह पर ये बातें कैसे हो सकती है। क्योंकि संगत जी, उस समय उन डॉक्टर्स को कुछ तो दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। और फिर संगत जी, थोड़े दिनों के बाद मेरे सीधे हाथ की एक उंगली में हलचल हुई और ये देखकर मेरे घर वाले खुशी के मारे झूम गए। और संगत जी, उन्होंने केक मंगाकर सेलिब्रेट भी किया। मुझे याद है संगत जी कि सबने वो केक खाया, पर मैं नहीं खा पाया क्योंकि मेरी नाक में नली डली हुई थी और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं बोल तो नहीं सकता हूँ और ना ही मेरा शरीर हिल रहा है। लेकिन एक चीज और पता चल गई थी कि अब मेरे मुंह का स्वाद भी जा चुका था, क्योंकि अब सीधा खाना नली के थ्रू मेरे पेट में जा रहा था। और जब संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो मैं हर चीज खाने लगा, वो सारी चीजें भी खाने लगा जिसे मैं बचपन से हमेशा मना करता था। खैर संगत जी, जब इंडिया में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मेरे मन में विचार आने लगा कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है और वो सारी बातें अब कहाँ गई जो मैं सपने लिया करता था कि मैं अपने जीवन में ये सब करूंगा। संगत जी, मुझे एक ब्रांड की कार बहुत पसंद थी। मेरा बचपन से सपना था कि मैं उसे लूं। और संगत जी, छोटेपन से ही मेरी 3 ख्वाहिश थी कि मैं बड़े होकर MBA करूंगा और अपने मन के मुताबिक एक सुंदर सा घर बनाऊंगा और जिस ब्रांड की कार मुझे चाहिए वो कार मेरे घर के आगे होगी। लेकिन जब मैं पैरालिटिक कंडीशन में था तो मन में विचार आया कि मेरी सारी ख्वाहिशें धरी की धरी रह गई। मैंने अपना घर नहीं बनाया, मैंने अपनी पसंदीदा कार नहीं ली, जबकि संगत जी उस वक्त मैं हर तरह से सक्षम था। और उसी कंडीशन में संगत जी मैंने अपने घर वालों से जीत कर ली कि मुझे यही पर्टिकुलर ब्रांड की कार चाहिए। हालांकि संगत जी, मेरे साले ने मुझे बहुत समझाया कि जीजाजी आप ठीक हो जाओ, हम फिर ये कार ले लेंगे। लेकिन संगत जी, मेरे मन में वो जिद आ गई थी कि मुझे वो कार लेनी है। और थोड़े दिनों में संगत जी मेरी वो पसंदीदा लग्जरी कार मेरे घर पर आ चुकी थी। हालांकि ना तो मैं चला सकता था ना उसमें बैठ सकता था, पर बस मन में यही बात थी कि जो मेरा बचपन का सपना है मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी बची है। लेकिन संगत जी, हम चाहे इंसान कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन जो गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है उसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने 3 महीने के अंदर मेरे घर के सामने 2-2 गाड़ियां खड़ी कर दी। और उस समय संगत जी मेरे दुबई के ऑफिस से मेरे CEO इंडिया आए थे और इंडिया आकर उन्होंने मेरी वाइफ के हाथ में एक लेटर पकड़ाया और हमें लगा संगत जी कि शायद ऑफिस वालों ने मेरा टर्मिनेशन कर दिया है और शायद मुझे थोड़ा बहुत कुछ कंपनसेशन मिल जाए। लेकिन संगत जी, हमें नहीं पता कि गुरुजी महाराज की प्लानिंग क्या होती है। वे कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हमें संभालते हैं, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि अपने जीवन को और खुद को गुरुजी को सरेंडर कर सकें। संगत जी, जब हमने लेटर खोला तो देखकर आश्चर्य रह गए। उसमें ये लिखा हुआ था कि कंपनी की तरफ से मुझे इंडिया ट्रांसफर कर दिया गया है और अब वही काम मुझे इंडिया से करना था। लेकिन मेरी वाइफ ने कहा कि सर, आप इनकी हालत देख रहे हैं, ये पैरालाइज्ड हैं, ना बोल सकते हैं ना उठ सकते हैं, ये ऑफिस कैसे जाएंगे। तो उन्होंने एक ही बात कही कि हम राकेश को काम करने के लिए कहाँ कह रहे हैं, वो जब ठीक हो जाए वो तब काम करें। संगत जी, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद देखिए, मुझे उसी पोस्ट पर पूरे मान सम्मान के साथ मुझे नौकरी पे फिर से रख लिया गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जितने समय तक ऑफिस नहीं गया, मेरी एक दिन के लिए भी संगत जी तनख्वाह बंद नहीं हुई। मेरी टाइम टू टाइम सैलरी आती रही। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज को सब पता था कि मेरे परिवार में एकमात्र मैं ही कमाने वाला था। और गुरुजी महाराज ने ऐसा करके मुझे ये आश्वासन दिया कि तू सारी चिंता छोड़ दे, तेरा घर तेरा परिवार मैंने संभाल लिया है। और इस दौरान संगत जी मैं अपने घर वालों के मुंह से बस एक शब्द बहुत सुनता था, गुरुजी। हर कोई गुरुजी गुरुजी कर रहा था। और वैसे ही संगत जी एक दिन मैंने आईपैड की मदद से अपनी वाइफ से पूछा कि गुरुजी कौन है। तब मुझे जवाब दिया गया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, हम आपको गुरुजी के मंदिर ले जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया
बताया कि मैं किसी भी ईश्वर या गुरु में विश्वास नहीं करता था, तो उस वक्त मेरे मन में विचार आया कि खैर जाना किसको है, कौन जाएगा गुरुजी के यहाँ, मुझे तो नहीं जाना। और यहाँ संगत जी मैं सभी को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि हम चाहे गुरुजी को माने या ना माने, उनके कल्याण करने में और उनकी ब्लेसिंग्स में कोई कमी नहीं होती। अब देखिए संगत जी, इधर मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था और मैं मन में सोचता था, तड़पता था कि मैं करवट लेकर कब सोऊंगा। और इधर डॉक्टर्स कहते थे कि कोई ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, वरना इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होती। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर को कौन सी रिकवरी दिखाई दे रही है। फिर एक दिन की बात है, मैंने अपने घर वालों के सामने एक जीत पकड़ ली कि मुझे तो बस गुरुजी महाराज से मिलना है, मुझे उनसे मिलवाओ। और फिर संगत जी सबने हेल्प करके मुझे गाड़ी में डाला और सब लोग मुझे बड़े मंदिर लेकर आए। संगत जी 2 सेवादारों की मदद से मुझे व्हील चेयर पर बिठाया गया और उसकी सहायता से मुझे बड़े मंदिर के अंदर ले जाया गया। और जैसे ही मैं महासमाधि के सामने से गुजरा, मुझे बताया गया कि गुरुजी ने समाधि ले ली है और ये उनका समाधि स्थल है। अब संगत जी ये सुनकर तो मुझे अंदर से और भी गुस्सा आया। मेरे मन में यही विचार आया कि आखिर गुरुजी नहीं है तो ये लोग दिन भर गुरुजी गुरुजी किसे कहते हैं। और यहाँ भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई आस्था नहीं थी गुरुजी को देखने में, मैं तो सिर्फ देखने आया था कि आखिर कौन है ये, कौन है गुरुजी। वो गुरुजी कहते थे ना, लेट्स ट्राई वाली संगत, बस मैं वही था। खैर संगत जी मैं अंदर ही अंदर गुस्सा करता रहा और कर कुछ भी नहीं सकता था। और जब संगत जी सेवादार मुझे गुरुजी के दरबार में लेकर गए, संगत जी वहाँ इतना सुकून और इतनी शांति थी कि मेरे मन के भाव अपने आप ही बदल गए। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी और आज भी मैं अपने उस भाव को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। और अंदर ही अंदर सोच भी रहा था कि मेरा ये भाव परिवर्तित कैसे हो गया। उसके बाद संगत जी दर्शन करके मुझे गाड़ी में डालकर वापस घर ले जाया गया। और उसके बाद तो संगत जी मेरे जीवन में, मेरे शरीर में इतने सारे चेंजेस हुए, इतना सारा सुधार हुआ कि हर कोई बस यही कहता कि बहुत बड़ा चमत्कार है। और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सहारा लेकर चलने लगा था और संगत जी थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगा था। और एक दिन मैंने फिर से जिद पकड़ी कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुंचा तो मैंने पहली बार गुरुजी महाराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संगत जी गुरुजी का शुक्राना भी किया। फिर जब मैं बाहर आया संगत जी, तो वहाँ सेवादार अंकल खड़े थे और मैंने अपनी वाइफ के माध्यम से उनसे पूछा कि यहाँ पर सेवा कैसे मिल सकती है। और मेरा प्रश्न सुनकर सेवादार बड़े आश्चर्यचकित थे कि इस आदमी की ऐसी हालत है और ये सेवा करने की बात कर रहा है। और ये विचार भी संगत जी गुरुजी महाराज ने ही मेरे मन में डाले, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी एक बार आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वे किस प्रकार से आपको और आपके जीवन को सही ट्रैक पर लेकर आते हैं। तो जब मैंने सेवा की बात पूछी तो सेवादार अंकल ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि अंकल, यहाँ तो सेवा करने के लिए काफी लोग लाइन में लगे होते हैं और काफी समय के बाद नंबर आता है। और उन्होंने मुझे स्पष्ट मना कर दिया। लेकिन वहीं पर पास में एक सेवादार अंकल खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि अंकल आप सेवा करना चाहते हो? तो संगत जी मैंने हाँ में सिर हिलाया। तब सेवादार अंकल ने कहा कि मैं आपको यहाँ पर खड़े होने की सेवा देता हूँ। आपको यहाँ पर संगत की लाइनें बनानी है और अपने हाथ के इशारे से आगे चलते हुए रहने का कहना है, मुंह से कोई शब्द नहीं कहना। और जब मुझे ये सेवा मिल गई तो मैं बहुत बहुत खुश था। और फिर संगत जी अगले हफ्ते से हर गुरुवार के दिन मेरी वहाँ सेवा लग गई। और सेवा के साथ साथ गुरुजी ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे सिखाया। मैंने देखा कि वहाँ लाखों संगत आती है। गुरुजी ने दिखाया कि तू क्यों अपने गम को, तू क्यों अपनी तकलीफ को रोता रहता है। देख इन लोगों को देख, इस दुनिया में गम की कोई कमी नहीं है। और संगत जी ये सारी चीजें गुरुजी ने सेवा करते हुए दिखाई और समझाई और मैं सेवा करता रहा। और तब तक मेरी हालत में इतना सुधार हो चुका था कि इस बीच मैं दुबई वापस गया और अपनी सारी चीजें जो मेरी पेंडिंग थी मुझे वो सब वाइंड अप करना था। और जब मैं दुबई गया संगत जी तो मेरे मन में बात आई कि मैं उन डॉक्टर और नर्स से जरूर मिलूंगा जिनसे आखिरी वक्त मेरा इलाज चल रहा था और जिन्होंने मुझे इंडिया रेफर किया था। संगत जी जब मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे 2-3 नर्स मुझे देखकर हैरान रह गई और सीधे मुझसे पूछा 502? संगत जी मेरा बेड नंबर याद था। संगत जी वो मुझे डॉक्टर के रूम में ले गई और डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन किया और उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, अनबिलीवेबल। विश्वास ही नहीं होता कि तुम वही व्यक्ति हो जो आज मेरे सामने अपने पैरों पर खड़ा है। संगत जी मैं बहुत बहुत खुश था और मैं अपना सब कुछ वाइंड अप करके भारत वापस लौट आया। देखा संगत जी के घर के आगे गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन चलाऊं तो चलाऊं कैसे, क्योंकि अभी मेरा शरीर इस कंडीशन में नहीं था कि मैं अपनी गाड़ी में बैठकर उसे चला सकूं। लेकिन वही बात है ना संगत जी, गुरुजी महाराज की प्लानिंग कुछ और ही होती है। थोड़े समय के बाद धीरे धीरे मेरे वो हर सपने पूरे हुए जो मैंने देखे थे। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैंने अपने सपनों का घर बनाया और एक पूरे फ्लोर पर गुरुजी
गुरुजी महाराज का दरबार सजाया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हर महीने मेरे घर में गुरुजी का सत्संग होने लगा और करीब संगत जी 200-250 संगत आने लगी। मैं गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़कर कहता भी कि गुरुजी, मुझे इस बात का घमंड कभी ना आए कि मेरे घर में आपके सत्संग होते हैं। मुझे हमेशा नीवा होकर रहना सिखाना। और संगत जी, मैं अपने घर के बाहर जो ग्राउंड है वहाँ बैठकर अपने घर को बनता हुआ देखता और मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला कि तुम्हें लगता है कि तुम करवा रहे हो, ये सब मैं करवा रहा हूँ। बस तुम्हें अपने मन में सब्र और शांति और विश्वास रखना है। और देखिए संगत जी, मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने 2 से 3 मंजिला मेरा घर बनवाया। और इतना ही नहीं संगत जी, जब मैं अपने कमरे में लेटा होता था तब गुरुजी महाराज ने मेरे मन में विचार डाला कि तू अपनी एक ख्वाहिश और पूरी कर ले। तुझे MBA करना है ना, चल तू MBA कर। और 42 साल के बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे डिस्टेंस लर्निंग से 2 साल का MBA करवाया। संगत जी 1.5 साल मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की, यह सोचकर कि मेरा दिमाग पॉजिटिव रहेगा। संगत जी 1.5 साल मैंने बहुत पढ़ाई की, लेकिन संगत जी लास्ट जो 6 महीने थे, मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था, मैंने उसकी कोई पढ़ाई नहीं की, न किताबों को हाथ लगाया। और एग्जाम देने के लिए मैं जरूर गया तो हमारी जो घर पर मैट थी वो मेरी वाइफ से कहती कि भैया को तो मैंने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर एग्जाम देने कैसे जा रहे हैं। संगत जी मैं देकर आया, लेकिन मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगा। फिर संगत जी कॉलेज से मुझे मैसेज आया कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, आप नेट पर चेक करें। संगत जी मैंने इंटरनेट पर अपना रिजल्ट ये देखने के लिए चेक किया कि मैं कितने नंबरों से फेल हुआ हूँ। और जब रिजल्ट देखा संगत जी, तो मैं बहुत अच्छे नंबर से पास था और मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि संगत जी मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी, कोई मेहनत नहीं की थी। लेकिन जब संगत जी प्लानिंग गुरुजी महाराज की होती है तो उसके रिजल्ट भी उन्हीं के हाथ में होते हैं। और यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ये ना सोचे कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब भी गुरुजी महाराज हमारा साथ देंगे। पढ़ाई जरूर करनी है, लेकिन बाकी सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथ में छोड़ देना है। और गुरुजी महाराज ने मुझे एहसास करवाया कि देख, तेरे सारे सपने मैंने पूरे कर दिए। मेरे वो बचपन के 3 सपने पूरे हो गए जिसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की। और जब संगत जी मैं अपने सपनों के घर में आया तब गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवाया कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें मांगना क्या है। और धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया कि जो चीजें मैं मांग रहा था वो सब बहुत छोटी चीजें हैं। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी गाड़ियाँ, मेरे MBA की डिग्री मैंने सब साइड में रख दी। मुझे एक बात समझ में आ गई कि गुरुजी महाराज हैं तो मैं हूँ। और जब गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा तो उस वक्त मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मुझे लगा कि गुरुजी का आशीर्वाद है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, अपने काम पर लग जाऊंगा। लेकिन गुरुजी महाराज की प्लानिंग कुछ और होती है जब वे आपका हाथ थामते हैं और हम उस प्लानिंग के रूट तक नहीं जा सकते। संगत जी थोड़े समय बाद मुझे पता चला कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। और देखिए संगत जी, मदद करने के लिए भी गुरुजी ने अपनी ही संगत को भेजा। सुबह 4 बजे एक गुरु संगत है, वो हमारे घर पर आई। मेरी वाइफ ने उन्हें बुलाया और वो अपने साथ में दवाइयाँ भी लेकर आई। संगत जी हॉस्पिटल पहुँचने से पहले मुझे रास्ते में ही दवाइयाँ दे दी गई थी। और संगत जी मुझे आज भी वो दिन याद है, 17 मार्च 2025 का दिन था। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। और ये डॉक्टर के शब्द थे कि तुम्हारे ऊपर जरूर किसी डिवाइन पावर का हाथ है, वरना इतनी फास्ट रिकवरी हो ही नहीं सकती। और वो भी 2 स्टंट डलने के बाद। तुम तो यार बहुत ज्यादा ही ब्लेस्ड हो, किसी की बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। और संगत जी मैं सोच रहा था कि इसमें मेरा योगदान कहाँ है। मेरा कोई योगदान नहीं है। और गुरुजी महाराज ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करूं और आप सबको चिल्ला चिल्ला कर बता सकूं कि गुरुजी महाराज पर विश्वास करें, क्योंकि गुरु करे सो होए। आपको सिर्फ गुरुजी महाराज से प्यार करना है, उन पर विश्वास रखना है और सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथ में छोड़ देना है। आपको चिंता किस बात की है जब गुरुजी ने आपका हाथ थाम लिया है। सारी चिंताएं को एक तरफ फेंकें और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें, उनसे बातें करें, उन पर विश्वास रखें। और जब संगत जी मेरा जैसा नास्तिक इंसान ये बात बोल सकता है, जिसका हाथ पकड़कर गुरुजी महाराज ने कहां से कहां तक ब्लेस कर दिया है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने इस पूरी यात्रा में हाथ पकड़कर ये सिखाया है कि हम सबको अपना जीवन सच्चा, सरल और सादा जीवन जीना है। यहाँ तक कि गुरुजी महाराज के सत्संग में भी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल संगत जी
जी मैं देख रहा हूँ कि कई सारे सत्संग में लंगर की जगह पर बुफे रखा गया है। संगत जी हंसी आती है कि हमारा दिमाग कहाँ कहाँ चल जाता है। हम क्यों नहीं समझते कि जो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं कि हमें लंगर 4 लोगों के साथ बैठकर करना है, इत्मीनान के साथ, शांति के साथ करना है, एक एक निवाले को महसूस करना है। और भला संगत जी ये भाव बुफे में कहाँ आ सकता है। इसलिए संगत जी आप सभी संगत से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम सभी को गुरुजी के सत्संग की गरिमा बनाए रखना है और उस गरिमा को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपने मन मुताबिक नहीं चलाना है। और संगत जी याद रखिए कि हमें सिर्फ गुरु को ही नहीं मानना बल्कि गुरु की हर बात माननी है। मैं अपने मालिक का तहे दिल से शुक्राना करता हूँ कि जिस के लायक में नहीं था वो सब मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दिया। और अपने सत्संग की शुरुआत जिस बात से की थी उसी बात से मैं अंत करूंगा कि गुरुजी ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में, अपनी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में हमारा ये शरीर दिया है, जहाँ हमारे दोनों हाथ पैर सही सलामत है, आंखें सही सलामत है, कान सही सलामत है, हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, हर चीज का स्वाद ले पा रहे हैं। क्योंकि ये गुरुजी महाराज की हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, उनकी सबसे बड़ी मेहर है। हर वेले शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी मेरा रोम रोम गुरुजी का शुक्राना करता है कि आज मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, चल फिर पा रहा हूँ, आपके साथ सत्संग कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे गुरु की इनायत है, ये उनकी मेहर है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका ये प्यार भरा हाथ, आशीर्वाद भरा हाथ सदा ऐसे ही मुझ पर बना रहे, मेरे परिवार पर बना रहे। और जैसा उद्धार, जैसा कल्याण मेरा किया है गुरुजी, ऐसा ही उद्धार, ऐसा ही कल्याण हर संगत का करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सौम्या रंजन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आज का ये शुक्राना सत्संग मेरे कॉलेज एडमिशन से जुड़ा हुआ है और सत्संग के दौरान यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी जून से लेकर लगभग पूरे जुलाई तक मुझे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि संगत जी मेरे नंबर थोड़े कम थे और ऊपर से चॉइस फिलिंग में भी मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी। जुलाई के अंत तक घर वालों और रिश्तेदारों की तरफ से भी काफी दबाव आने लगा था कि अब प्राइवेट कॉलेज देख लो और आगे की पढ़ाई शुरू करो। लेकिन मेरे मन में बस यही था कि मुझे सरकारी कॉलेज में ही जाना है। मुझे विश्वास था कि कहीं ना कहीं मेरा हो ही जाएगा। दूसरी तरफ मेरे माता पिता और रिश्तेदार भी धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे थे और अपने हिसाब से दूसरे प्लान बनाने लगे थे। संगत जी 2 अगस्त को मेरे नाना और नानी और मौसी हमारे यहाँ आए थे। वैसे तो घूमने के लिए ही आए थे, लेकिन फिर वही बात शुरू हो गई कि आखिर तुम कहाँ जाओगी, घर पर तो अब बैठी नहीं रहोगी। संगत जी मैं इतने दिनों से सबको समझाते समझाते थक चुकी थी। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा भी आया और बहुत रोना भी आया और आखिर रोते रोते मैंने गुरुजी से बस यही कहा कि अब गुरुजी आपको ही सब कुछ देखना है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले दिन संगत जी हम पाठ बाबा मंदिर गए, वहाँ भजन कीर्तन और संध्या आरती की। मैंने भी पूरे मन से गाने की कोशिश की और वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति मिली। वैसे तो गुरुजी हमेशा कुछ मांगने से मना करते हैं, लेकिन मैं तो गुरुजी से लगातार मांगती ही जा रही थी। बस यही कहती थी कि अब बहुत हो गया गुरुजी, अब और नहीं। गुरुजी बस अब एक अच्छा कॉलेज दिला दीजिए। संगत जी मैं बहुत सारे सत्संग भी सुनती रहती थी, दिन रात सत्संग सुनती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं रोते रोते सो गई और किसी को पता भी नहीं चला। घर पर सबने मुझे कह दिया था कि अगर 10 से 15 तारीख तक कुछ नहीं हुआ तो फिर जहाँ भी ठीक लगा कोई प्राइवेट कॉलेज देखकर स्थानीय स्तर पर एडमिशन करा दिया जाएगा। उस समय संगत जी मैं बिल्कुल स्पीचलेस थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन में धैर्य रखा और गुरुजी पर विश्वास बनाए रखा। पाठ बाबा के बाद दुर्गा मंदिर में नारियल चढ़ाया। उसके अगले दिन अचानक उज्जैन जाकर महाकाल के दर्शन करने का प्लान बन गया। 5 अगस्त की टिकट थी और उसी दिन सुबह से घर में बहुत भागदौड़ थी। ट्रेन पकड़नी थी, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे और मैं भी सुबह से काफी इरिटेटेड घूम रही थी। उसी बीच मेरा फोन नहीं मिल रहा था। मैंने भी पूरा घर सर पर उठा लिया कि मेरा फोन कहाँ गया। वैसे मैंने कभी फोन के लिए इस तरह नहीं किया था, लेकिन उस समय पता नहीं क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी कि आखिर
आखिर मेरा फोन कहाँ गया। फिर करीब 12:30 बजे मैंने वैसे ही अपना मेल रिफ्रेश करके देखा और संगत जी वहाँ पर NFSU के इंटीग्रेटेड BBA MBA प्रोग्राम का प्रोविजनल एडमिशन लेटर था और रिपोर्टिंग की तारीख थी 7 अगस्त की। उस समय तो जैसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। बस 1 घंटे के अंदर जितनी पैकिंग हो सकती थी हमने की और निकल पड़े। पहले महाकाल, काल भैरव और माता रानी के दर्शन किए और फिर हम गांधीनगर के लिए निकल गए। गांधीनगर में मेरे भाई के दोस्त, जिन्हें मैं मामा जी कहती हूँ, उन्होंने हमारे रुकने का इंतजाम कर दिया था और वहाँ जो केयर टेकर्स थे उन्होंने हमें बिल्कुल घर जैसा खाना खिलाया। संगत जी, मेरे नाना जी खाने को लेकर बहुत चूजी हैं और उन्हें खासकर ट्रेडिशनल बिहारी तरीके का खाना ही पसंद है। उन्होंने नाना जी की पसंद के हिसाब से खाना बनाया और जिस तरह से हमारा ध्यान रखा वह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। संगत जी, 7 अगस्त को ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया और फिर एक और ऐसी बात हुई जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी, मेरी एक प्रोफेसर मेरे ही स्कूल से पास आउट थी और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि गुरुजी ने वहाँ भी मेरे लिए कोई कनेक्शन बना दिया है। संगत जी, शुरुआत में तो घर के लगभग सभी लोग ये उलझन में थे कि आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ और करना क्या चाहती हूँ। फिर जब उन्होंने सही लोगों से बात की और कॉलेज के बारे में जाना तो थोड़ा संतुष्ट हुए और कहा कि ठीक है। हाँ संगत जी, मेरे लिए एक चैलेंज यह जरूर है कि मैं साइंस स्ट्रीम से आई हूँ और यह कोर्स कॉमर्स और मैनेजमेंट से ज्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे मामा जी, मेरे ट्यूशन टीचर और एक दूर के नाना जी ने मुझे बहुत एनकरेज किया। उन्होंने कहा कि वे मेरी पूरी मदद करेंगे और मुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, अभी कॉलेज के मेरे पहले 10 दिन काफी अच्छे रहे। कुछ बहुत अच्छे लोग मिले और कुछ ऐसे भी लोग मिले जो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे हर तरह की नेगेटिविटी से दूर रखेंगे और सही लोगों के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। इन कुछ दिनों में मैंने काफी लोगों से बातचीत की और बहुत अच्छा लगा। मुझे यह भी महसूस हुआ कि मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ और खुद को बहुत इम्प्रूव कर सकती हूँ। बस अब मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, अपने परिवार का सहारा बन सकूँ और खुद को भी संभाल सकूँ। बस गुरुजी महाराज, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। संगत जी, कॉलेज शुरू होने के लगभग 2 हफ्ते बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ एक कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया। हम जीत तो नहीं पाए, सच कहूँ तो हमने उतनी मेहनत नहीं की थी जितनी हम कर सकते थे। मेरे टीममेट्स को शायद लगता है कि मेरी वजह से हम हारे। एक जगह मैं अपनी गलती मानती भी हूँ और मुझे लगता है कि मुझे भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत ही नहीं की तो उसका फल भगवान कैसे दे सकते हैं। संगत जी, इस कंपटीशन से मुझे हार का दुख तो कम और सीख ज्यादा मिली। मैंने अपने सीनियर्स को देखा और महसूस किया कि मुझे भी उनसे बहुत सारे स्किल सीखनी है। मुझे अपने ही आप को चैलेंज करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और हर बार कुछ नया सीखना है। संगत जी, मेरे लिए यह भी गुरुजी की ही कृपा है कि इतनी जल्दी मुझे ऐसी जगह मिली जहाँ मुझे अपनी कमियां दिखाई देने लगी और उन्हें सुधारने की इच्छा भी हुई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो जून जुलाई की वो परेशानी, रोना, अनसर्टेनिटी और बार बार यह सोचना कि मेरा क्या होगा, सब कुछ बहुत दूर की बात लगती है। जिस समय मुझे लग रहा था कि शायद कुछ नहीं होगा, उसी समय गुरुजी ने मेरे लिए रास्ता बनाया। वे उस समय मेरे लिए रास्ता बना रहे थे और शायद इसी का नाम विश्वास है। जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता तब भी गुरुजी पर भरोसा बनाए रखना होता है। गुरुजी, आपने जितना दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और आगे जो होगा उसके लिए भी पहले से शुक्राना। बस गुरुजी, हमेशा मेरा हाथ पकड़े रखना, मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलाना, मेरे अंदर मेहनत करने की शक्ति देना और मुझे ऐसा इंसान बनाना कि मैं अपने परिवार के काम आ सकूं और किसी के लिए परेशानी का कारण न बनूं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज ये सत्संग लिखते हुए मुझे थोड़ा रोना भी आ रहा है, क्योंकि जो चमत्कार आज गुरुजी ने कर दिखाया है, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई है तो वह बस गुरुजी हैं, जो हमारी सब बातें सुनते हैं। संगत जी, मैंने पहले भी टीना आंटी के चैनल पर सत्संग शेयर किया है कि मैं 42 साल की हूँ और हमारी शादी को 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं
नहीं है। और आप सब जानते हैं कि इस उम्र में और शादी में इतने साल के बाद अगर बच्चा ना हो तो औरत को क्या क्या सुनना पड़ता है, चाहे औरत की इसमें गलती भी ना हो। संगत जी, 2024 से हर साल मेरे अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट में आता था कि मेरी कोई ना कोई सिस्ट है जो बनती है और फिर खुद ब खुद खत्म हो जाती है। लेकिन पिछले साल की रिपोर्ट में एक सॉलिड सिस्ट था जो एक इंडेक्स फिंगर के साइज के बराबर था। इस साल जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि मेरे अंदर सिस्ट होगा और फिर मेरे घर वालों को बात करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि वह सिस्ट अब है ही नहीं। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना। हालांकि रिपोर्ट पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं आई है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि जो थोड़ी बहुत तकलीफ भी है वह भी गुरुजी की मेहर से ठीक हो जाएगी। संगत जी, मैं रोज गुरुजी के आगे जल रखती हूँ और रोज पीती हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मेरी सेहत में कोई सुधार आया है तो वह केवल गुरुजी और उनके जल से ही हुआ है, क्योंकि वह ऐसी सिस्ट थी जो खुद खत्म नहीं हो सकती थी। गुरुजी महाराज ने मुझे सिस्ट से जुड़े हुए बहुत सत्संग भी सुनाए, जिससे मेरा कष्ट काटा गया। कई बार ऐसे सिस्ट का इलाज सर्जरी होता है। संगत जी, इस उम्र में माँ बनने का प्रेशर कितना हो सकता है आप सब जानते होंगे। हर वक्त मन में एक डर बैठा रहता है और मन ही मन गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि आप सब जानते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या रिस्क होते हैं, आप ये भी जानते हैं। संगत जी, मैंने पहले भी एक बार टीना आंटी जी से अरदास करवाई थी कि सब संगत और टीना आंटी जी प्रार्थना करें कि गुरुजी हमारे घर एक बहुत ही हेल्दी बच्चा ब्लेस करें जो एक पवित्र आत्मा हो और मानसिक और शारीरिक तौर से बिल्कुल तंदुरुस्त हो। मैं हमेशा चाहती थी कि हमारा बच्चा ऐसे घर में आए जहाँ शांति का माहौल हो और हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और जो सपोर्ट एक औरत को उस वक्त और उसके बाद के वक्त में चाहिए होता है अपने परिवार से, उसे परमात्मा की मेहर से मिले। और मुझे यकीन है कि सही वक्त आने पर गुरुजी यह अरदास जरूर पूरी करेंगे। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी। मैं अपनी तरफ से और सभी संगत जी की तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि हे गुरुजी महाराज, आपने सबको ब्लेस किया है, आंटी को ब्लेस करें, उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कराएं और उनके घर में जल्दी से एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी गुंजे। गुरुजी महाराज आंटी और उनके हस्बैंड को एक हेल्दी बच्चा ब्लेस करें जो मानसिक और शारीरिक तौर से बिल्कुल तंदुरुस्त हो। गुरुजी महाराज, आपने तो कितनों को ही ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास है कि आंटी को भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी कुछ दिनों से मेरा मन बड़ा दुखी था। लग रहा था जैसे मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। जो सबको आसानी से मिलता है वो मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों होता है। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आ रही थी, मगर आज मैं तीसरे सोमवार की पूजा करने जब मंदिर गई तब मुझे बहुत अच्छा लगा। कल का दिन बहुत पीसफुली गया। हम तीनों खाना खाने गए, शुक्राना किया गुरुजी का। संगत जी, मेरे बेटे का कल का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। गुरुजी महाराज, आपने मुझे बहुत बार मैसेज दिया है कि मुझे चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे बेटे के सर पर आपका हाथ है और आपने उसको अपना आशीर्वाद दे दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही थी तो मैंने गुरुजी से कहा कि आप ही संभालो गुरुजी, ये सब मुझसे नहीं हो रहा है। मैं हार मान गई हूँ और सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ। मुझे पता है मेरे गुरुपा अपनी बेटी का हक उसको जरूर दिलाएंगे। मैंने बस ये बोला कि अगर आप सुन रहे हो तो मुझे 777 दिखा दो। और संगत जी, मुझे 2 बार 777 की गाड़ी दिखाई दी। गुरुजी टोल्ड मी लीव इट ऑन मी, लेट मी हैंडल दिस। संगत जी, मैंने गुरुजी की प्रेजेंस फील की है और अब मैं निश्चिंत हूँ कि गुरुजी ने मेरी सारी चिंता दुख दर्द को सॉल्व कर दिया है और अपनी बेटी को उसका सुखी भरा परिवार दिया जिसमें वो अपने पति का प्यार और बेटे का प्यार उसे मिला है। हम तीनों को गुरुजी ने सुख, स्वस्थ, समृद्धि और हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया है। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। आज से आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।